नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पाठ 67 लेके आ चुका हूँ। पाठ 67 का जो पहला क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड लाइंस की तो इनकी जो संख्या है वो कुल 360 है। अच्छा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। देशांतर और अक्षांश दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक देशांतर रेखाएं होती है, दूसरी जो है वो अक्षांश रेखाएं होती है। और दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं मतलब कि वर्चुअल लाइन्स है। अच्छा, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है और देशांतर रेखाएं कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो ग्लोब पर जो उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव मतलब कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई जो काल्पनिक वर्चुअल लाइन्स होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, उनको देशांतर कहा जाता है। और जो रेखाएं जो है वो पूर्वी से पूर्व से पश्चिम ग्लोब पर खींची होती है, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अच्छा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। इस बात को आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दो देशांतर रेखाएं होती है इनके बीच जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं और कितनी दूरी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं, गोरे। इस बात को आपने याद रखना। गोरे जो है वो दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी को कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच मध्य जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में पेड हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो जुड़िए, जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को पास कर चुके हैं। 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7876145409, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जो है वो हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और हमारी क्लासेस को भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर देशांतर रेखाओं की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर का जो है वो अर्थ क्या होता है, कितने मिनट होता है। तो 1 डिग्री देशांतर का जो है अर्थ होता है वो 5 मिनट। कितने मिनट होते हैं, सॉरी 4 मिनट होता है। कितने मिनट होता है, 4 मिनट। तो 4 मिनट जो है वो 1 डिग्री देशांतर का अर्थ होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है वो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है। तो आप 82.5 को जब 4 से गुना करते हो तो कितना आता है, 330 मिनट आता है। और 330 मिनट का जो मतलब है, सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत कितने डिग्री देशांतर में है। तो भारत जो है वो 82.5 डिग्री देशांतर में स्थित है। भारत का जो समय टाइम जोन है, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का समय जो है वो जीएमटी जो लाइन होती है जो कि 0 डिग्री देशांतर में, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। ये जो जीएमटी जो लाइन होती है, ग्रीन विच मीन टाइम जो लाइन होती है, वो 0 डिग्री देशांतर पे होती है। तो वहाँ से जो भारत है, भारत का जो समय है वो कितना आगे चल रहा है, तो वहाँ से भारत का समय 5.5 घंटा आगे चल रहा है। मतलब कि ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में आपको परेशान कर सकते हैं। और 1 डिग्री देशांतर का जो मतलब होगा वो 4 मिनट होगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार पूछा गया था कि 25 डिग्री देशांतर का मतलब कितना होगा। आपने कुछ नहीं करना है, 25 डिग्री को 4 से गुना करना है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का मतलब क्या है, 4 मिनट है। मान लो कि 25 डिग्री को 4 से गुना किया तो कितना आया, 100 मिनट आया। और 100 मिनट का मतलब आप बखूबी रूप से जानते हैं कि 1 घंटा और 100 मिनट होता है। आपने बोला कि देशांतर रेखाओं के बारे में आपने हमको बताया। आप ये भी बताइए कि काल्पनिक जो रेखाएं दूसरी होती है, अक्षांश रेखाएं जो होती है, इनकी संख्या कुल कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। और सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है। कौन सी होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इस बात को आपने याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं, दो लैटिट्यूड लाइन्स के बीच जो दूरी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेल्ट, या इसको कटिबंध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कटिबंध, या कहीं कहीं पे इसको जोन। तो बहुत सारे नाम है, इसको जोन भी कहते हैं, कटिबंध भी कहते हैं और बेल्ट भी कहते हैं। तीनों नाम याद रखने, परीक्षाओं में तीनों ही पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बहुत बार मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग नंबर 3 को बोला जाता है। अच्छा, भाग 3 को
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की बात भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। अब आप बोलेंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये जो है वो यूएसए जो देश है, अमेरिका देश का जो संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। इस बात को आपने याद रखना। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। इस बात को आपने याद रखना। सबसे पहले आता है समानता का मौलिक अधिकार, जो कि 14 से 18 आता है, उसके बीच है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 और राइट टू फ्रीडम 19 से 22। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अनुच्छेद नंबर 23 और 24 है ना। 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद नंबर 24 बोलता है। और 23 और 24 में क्या आता है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आता है। अच्छा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 बोले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कहाँ से कहाँ तक आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो 25 से 28 के बीच आता है। शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार, तो शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में आता है। और एक है लास्ट वाला है जो कि हम परसों वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल नंबर 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में आर्टिकल नंबर 32 में बोला गया। अच्छा, पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, तो किसको हटाया? तो राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स को, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, उसके तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, उसको हटाकर अब जो है वो विधिक अधिकार, विधिक बोले मतलब कानूनी अधिकार बना दिया है। और किस में डाला है? 300 के 1 में डाला गया। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया। पार्ट 2 में क्या दिया है? तो पार्ट 2 भारतीय संविधान का सिटीजनशिप, बोले भैया नागरिकता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 भारतीय संविधान का भाग 2 है। अच्छा, भाग 4 के बारे में क्या जानते हो? तो भाग 4 में दिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई। कहाँ से लिए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 36 से 51 किसके बारे में बात करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये कहाँ से लिए है? ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 बात करता है संघ बोले तो यूनियन बोले तो 52 अनुच्छेद नंबर 52 से 151, जहाँ से राष्ट्रपति शुरू होता है वहीं से आपका केंद्र संघ भी शुरू हो जाता है। इस बात को आपने याद रखना। तो 52 से 151 राष्ट्रपति और इसके अलावा मंत्रिपरिषद, बहुत सारी चीज़ें, राज्य इसके अंतर्गत संघ आता है। संघ में जितनी भी चीज़ें आती है वो किस में आती है? भाग नंबर 5 में आती है। अच्छा, भाग नंबर 4 और 5 के बीच एक नया भाग भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, वो है भाग 4 का ए, भाग 4 का क। तो 4 का जो क है वो किसकी बात करता है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 का जो क है वो मौलिक कर्तव्य, किसकी बात करता है भैया? मौलिक कर्तव्य की बात करता है। और भारतीय संविधान में जो एक मौलिक अधिकार जो हमने पढ़ लिए जो कि भाग 3 में है, लेकिन भाग 4 के ए में जो है वो मौलिक कर्तव्य है। इनको भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इस बात को आपने याद रखना है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 में है। और इनकी वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट साझा करते हैं? तो भारत के ऐसे 8 राज्य हैं जो कि क्या करते हैं? समुद्री तट को 8 है या 9 है? अच्छा, भारत के 9 राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 9 राज्य भारत कैसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो आप सभी लोगों को मैं पहले मैप से भी एक बार दिखा चुका था। गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? नीचे गोवा आता है, गोवा के बाद आपका क्या आता है? कर्नाटक आता है। कितने हो गए? 4 हो गए। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसके अलावा आपका केरल भी तटीय सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। इसके अलावा आपकी तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अलावा आपका आंध्र
आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सा राज्य नहीं बनाता, तो आपको ये चैन में पता होना चाहिए कैसे कैसे है। तो ये भारत ऐसे है, दक्षिण पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत ऐसे। सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका केरल है, केरल के बाद यहीं पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है और फिर आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 के 9 राज्य आपको याद रखने हैं। तो 9 राज्य भारत कैसे है जो कि क्या बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत कुल कितनी समुद्री सीमा बनाता है, जिसमें अंडमान निकोबार भी ले लो, टोटल ले लो, तो 7,516, क्या बोलेंगे, 7,516 या 7516 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है हमारा भारत देश। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 9 राज्य जो आपने बताए, इन 9 राज्यों में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है गुजरात, 1600 किलोमीटर के आसपास ये तटीय सीमा अपनी बनाता है गुजरात, इस बात को आपने याद रखना है। टोटल भारत कितनी बनाता है, 7516 किलोमीटर, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख्य भूमि जो भारत की है वो बनाती है 6100 किलोमीटर समुद्री सीमा, और अगर कुल समुद्री सीमा की बात करें तो ये 7516 किलोमीटर बनाती है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है और एक एक बात आपको याद रखनी है। और भारत का स्थलीय सीमा बोले तो भूमि वाली स्थलीय सीमा कितनी बनाता है, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। और स्थलीय सीमा होती है भूमि वाली सीमा, और भारत स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और कुल स्थलीय सीमा 15,200 और कुल जलीय सीमा 7516.16 किलोमीटर। तो ये पूरा एग्जैक्ट आपको अगर याद रखना है तो 7,516.16 किलोमीटर पूरी सीमा बनाता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, पहले भी एक आध बार हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो गलती करने की मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश होनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है। तो भैया खरीफ की फसल यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि गेहूं जो है किसकी फसल है, रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। तो आप ये बताइए कि खरीफ की कौन कौन सी फसल है। पहले खरीफ की फसलों की बात करते हैं, कब बोया जाता है, कौन कौन सी फसल है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ज्वार किसी फसल है, तो ज्वार आपका खरीफ की फसल है। आपकी मक्का हो गया, मक्का खरीफ की फसल है। आपका मूंगफली खरीफ की फसल है। आपका गन्ना हो गया, इसके अलावा आपका गन्ना हो गया, आपकी सोयाबीन हो गया, सोयाबीन किसकी है, सोयाबीन और कपास, कपास हो गया। अच्छा, मूंग भी पूछी गई है। तो ज्वार हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, मूंग हो गया। ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं, ये सारी की सारी जो है वो किसकी फसल। और एक हो गया बाजरा। भाई बाजरा तो भूल ही गए, बाजरा में ही माजरा है, हो सकता है कि बाजरा ही पूछ ले अगले बार। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और इसका कंटेंट और क्वालिटी पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दूसरा, आप इन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार कमेंट बॉक्स में। और हर हर महादेव, जो सबसे मेन जो बात है जो मैं बता रहा हूँ, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि भोलेनाथ ही है जो इस परीक्षा को आपको पास करा सकते हैं। तो ज्वार हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, मूंग, ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, खरीफ की फसलों को गुरुजी कब बोया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो खरीफ की फसलों को जून जुलाई में इनको बोया जाता है और इनको काटा जाता है अक्टूबर और नवंबर में। तो कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में और बुआई होती है जून और जुलाई में। देखो यार, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, खरीफ की फसलें आपने पढ़ी, तो आप ये बताइए सर कि जो आपकी रबी की फसलें होती है, रबी की जो फसलें होती है वो कब से कब तक इनको बोया जाता है। तो रबी की फसलें में एक तो लगा लो आप गेहूँ है अपनी रबी की फसल। गेहूँ के अलावा और क्या क्या है, गेहूँ के अलावा आपका जौ भी आपकी रबी की फसल है। जौ हो गया, आपका चना हो गया, आपका मटर हो गया, मटर के अलावा आपका सरसों हो गया, सरसों भी बहुत बार पूछा गया पेपर में, सरसों हो गया। सरसों के अलावा एक अलसी भी होती है। तो अलसी किसकी फसल है, तो अलसी भी खरीफ की रबी की फसल है। तो रबी की देखिए हमने गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये सारी की सारी किसकी है, रबी की। तो खरीफ की और रबी की दोनों फसलें हमने याद कर ली है। कहीं पर कोचिंग लगाने की बहुत भारी भरकम आवश्यकता नहीं है। कोचिंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी, बंदे की कंटिन्यूटी बनती है। हमारे पास कोचिंग लगाओगे तो वहाँ पर ये कि अलग अलग टीचर, साइकोलॉजी का टीचर आपको अपना बेस्ट देगा, वहाँ पर इंग्लिश का टीचर और अच्छे से बैच दे रहा है अपने लेवल पे, और जीके के लिए मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी बनती है और
आपके जीके और साइको वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं इंग्लिश की वीडियो नामात्र के बराबर डालता ही नहीं हूँ, बहुत कम डालता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस बार 5 आध वीडियो यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश वाले सर हैं उनको बोलूँ कि वो इस बार वीडियो डाल दे। तो यही चीज़ है कि कोचिंग से कंटिन्यूटी बनती है, लेकिन इन वीडियो से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कट हो जाती है। सर रबी की फसलों को आपने बोला कब कब बोया जाता है, तो रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर में तो इनकी बुवाई होती है। बुवाई होती है अक्टूबर दिसंबर में, और इनको काटा जाता है अप्रैल से, मतलब कि वसंत ऋतु में अप्रैल से जून में। तो अप्रैल से जून में इनकी कटाई होती है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो ये सर्दी में जो फसलें होती है ये याद रख लेना कि सर्दी में जिनको बोया जाता है तो वो सर्दियों के मौसम में रबी की फसलें बोई जाती है। क्वेश्चन ये भी एक बार आया है अक्टूबर दिसंबर में, और गर्मियाँ जब शुरू होती तब इनकी कटाई हो जाती है रबी की फसलों की। और खरीफ की भैया आपको पता चल गई कि बरसात के मौसम में इनको बोएंगे और बाद में इनको क्या करेंगे, बाद में जो इनको जब आपका जून जुलाई आएगा उस टाइम बरसात के मौसम में बोएंगे, और सितंबर अक्टूबर में जब शरद ऋतु आएगी उस टाइम इनको काट देंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जीता जाता है वो कब जीता जाता है। तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 में जीता। अच्छा, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार जीता था तो ये पहले एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, इस बात को आपने याद रखना है। तो पहले एशियाई और पहले भारतीय जिनके द्वारा नोबेल पुरस्कार को जीता गया, तो और कोई नाम नहीं है। कौन सा नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर है। गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला, कौन सी किताब इन्होंने लिखी? तो इनकी किताब का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि किताब थी इनकी, और इसके लिए इनको 1913 में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार दिसंबर में दिया जाता है, लेकिन कितने दिसंबर को दिया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कारों की सबसे पहले बात करते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखनी है। 10 दिसंबर को ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानव अधिकार दिवस, और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अच्छा, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को ही आपने बोला विश्व मानव अधिकार दिवस होता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1901 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नोबेल फाउंडेशन ने जो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की वो 1901 में की। बेशक रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और सबसे जब इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी स्टूडेंट, तो ये उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वो इसको स्थापित किया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1969 को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले 1969 में दिया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत के पहले वैज्ञानिक जो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले मिला था सीवी रमन। ये वही सीवी रमन जिनके याद में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। और सीवी रमन को कब मिला? 1930 में मिला। 1930 में इनको रमन इफेक्ट के लिए मिला, फिजिक्स में मिलता है इनको। अच्छा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना मेडिसिन में मिला 1968 में। तो 1968 में किसको मिला? तो 1968 में मिला डॉक्टर हरगोविंद खुराना। गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, भारत की पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो 1979 में, पहले भी हम बात कर चुके हैं, मदर टेरेसा अल्बानिया से भारत आई थी। कहाँ से आई थी? अल्बानिया देश से भारत की नागरिकता 1948 में ली थी। और भारत की पहली महिला जिनको क्या मिला? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले भारतीय, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। अब आप बोलेंगे कि सर अमर्त्य सेन को कब मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998। तो 1998 में मिला था किसको? अमर्त्य सेन को। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि कैलाश सत्यार्थी को कब मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली
पाकिस्तान की एक छोटी सी कन्या मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मरणोपरांत कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? मरने के बाद आफ्टर डेथ 2 लोगों को, एरी एक्सल और डेग हेमरसोल्ड। डेग हेमरसोल्ड यूएनओ के महासचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे उतने ज़्यादा माइंड में बैठने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। देखो यार, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जो गंगा नदी है वो भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी। और गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर गंगा की बात करें तो ये भारत के 5 राज्यों से जो है वो गुजरती है। सबसे पहले इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है गंगोत्री से, और वहाँ से इसका उद्गम होने के बाद ये जो है वो भागीरथी और जो अलकनंदा है, 2 नदियाँ देवप्रयाग में मिलती है और वहीं पे गंगा बनाती है, उत्तराखंड में बनाती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग से आगे बनने के बाद ये यूपी में चली जाती है, यूपी के बाद ये बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद ये जो है वो पश्चिम बंगाल में, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में। तो यूपी में भी जाती है, बिहार में भी जाती है, हरियाणा में नहीं जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गंगा नदी हरियाणा में बिल्कुल नहीं बहती, वेस्ट बंगाल में बहती है। तो क्वेश्चन अगले बार ये आ सकता है कितने राज्यों में बहती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखना, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। अच्छा, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो गंगा नदी के किनारे प्रयागराज शहर है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, सबको पता है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। कानपुर, भाई गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है, इस बात को आपने याद रखना है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्रम है, और पटना में ही गंगा के साथ कौन सी नदी मिलती है? सोन। तो सोन और गंगा कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है, इस बात को आपने याद रखना। सोन किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। और प्रयागराज में ही गंगा और यमुना का संगम होता है, जहाँ इस बार कुंभ का मेला लगा था। तो कुंभ के मेले के बारे में करंट अफेयर बहुत जल्द आपके बीच लाने वाला हूँ। तो याद रखना, प्रयागराज में कौन सी नदी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना गंगा के साथ मिलती है। अच्छा, वाराणसी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, ये भी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे है। अच्छा, बिहार का बक्सर, बिहार का जो बक्सर है ये भी गंगा नदी के किनारे है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है, गलती करने की गुंजाइश नहीं करनी। हरियाणा और पंजाब इन एरिया में गंगा नदी नहीं बहती है। उत्तराखंड से सीधी यूपी चले जाती है, यूपी से आपका बिहार चला जाती है। और देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा था झारखंड और अपना पश्चिम बंगाल कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। और उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।